Hello students, I am going to discuss with you the new topic price elasticity of demand, in which we will discuss elasticity of demand, types of elasticity of demand, price elasticity of demand, degrees of price elasticity of demand. तो हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड से, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम है अन्य बातें समान रहने पर, ceteris paribus, other things being equal, the demand for a good extends with a fall in its own price and contracts with a rise in its own price. मांग में जो है किसी वस्तु की मांग जो है प्राइस के फॉल करने से वो राइज करती है और प्राइस के फॉल करने राइज करने से वो फॉल करती है। पहले प्राइस चेंज होगा, बाद में डिमांड। ये कभी नहीं कहना कि मांग के बढ़ने से कीमतें कम हो जाती हैं, कीमतों के बढ़ने से मांग कम हो जाती है, ऐसा नहीं। कारण कॉज क्या है? प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्राइस राइज करता है, फॉल करता है, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती है, डिमांड एक्सटेंड करती है। तो डिमांड में बाद में चेंज आता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये क्या बताता है? इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस राइज करता है, प्राइस राइज करेगा तो डिमांड क्या हो रही है? प्राइस के राइज करने से डिमांड फॉल करती है। इसको कहते हैं डायरेक्शनल चेंज। जस्ट ये डायरेक्शन बता रहा है, ये लिखा है डायरेक्शनल चेंज, ओनली ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, नॉट ए क्वांटिटेटिव। अगर पूछा जाए, आपके माइंड में क्वेश्चन आए, हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू गिवन चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में 10% चेंज आने से, राइज करने से डिमांड कितनी फॉल करेगी, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता सकता। ये जस्ट डायरेक्शनल चेंज ये इतना बता सकता है कि प्राइस के राइज करने से डिमांड फॉल करेगी, बट ये लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशन है, ये नहीं बताएगा, इसलिए इसको कहते हैं क्वालिटेटिव टर्म। ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिफाई नहीं कर सकता कि प्राइस के 10% राइज करने से डिमांड 10, 20, 30, 40 फॉल करेगी। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट फर्दर किसी और लॉ की, किसी और कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक्स में। तो वो क्या होता है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के बाद इसकी लिमिटेशन क्या है? इट इज़ नॉट ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वांटिफाई नहीं कर सकता। ये मांग का नियम ये नहीं बता सकता कि प्राइस में कितने % चेंज आने से मांग में कितने % चेंज होगा। उसके लिए नए कंसेप्ट की ज़रूरत है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी वर्ड अगर कई बार स्टूडेंट से हम क्वेश्चन पूछते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी पूछा जाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब होता है ये डिमांड है हमारी, अब ये डिमांड जो ये वाली है, इसमें कितना % चेंज आए इन वेरिएबल्स की वजह से। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिटर्मिनेंट्स, नॉट प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ भी स्टूडेंट गलती करते हैं, पूछा जाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है तो भी प्राइस इलास्टिसिटी, जो कि गलत है। इलास्टिसिटी वर्ड वी हैव बोरोड फ्रॉम साइंस, साइंस से बोरो किया हमने इसको। साइंस में क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन थिंग। वन थिंग मीन्स कोई भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो कोई आर्टिकल भी हो सकता है। किसी आर्टिकल को हम फोर्स करें, क्या उसमें कोई चेंज आता है? अगर चेंज नहीं आता तो हम कहते हैं ये इलास्टिक नहीं है। आयरन को करें तो फोर्स करें, चेंज नहीं आ रहा तो हम कहते हैं इलास्टिक नहीं है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इलास्टिक को हम फोर्स करें, खींचें, तो उसके खींचने से अगर उसमें चेंज आता है तो हम कहते हैं ये इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स देना, चेंज आना। किस वजह से? एक वेरिएबल में चेंज दूसरे। इट मीन्स इट इज ओनली ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। ये क्या बताता है? कॉज एंड इफेक्ट को शो करता है। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ चेंज, कितने % चेंज आया, कितना मैंने फोर्स किया किसी वेरिएबल को, उसमें कितने % चेंज आया। फोर्स करना कॉज है और उसमें चेंज आना इफेक्ट है।
तो इलास्टिसिटी क्या बताता है? इलास्टिसिटी शो करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये डायरेक्शनल चेंज नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट है। डायरेक्शनल चेंज के लिए हम लॉ डिमांड पढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के लिए हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जब डिमांड के साथ जुड़ेगी तो इलास्टिसिटी और डिमांड होगा। इलास्टिसिटी सप्लाई के साथ लिखेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा। साइंस से लिया हुआ वर्ड है, इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट के साथ यूज करेंगे उसी की इलास्टिसिटी को शो करना शुरू कर देगा। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनमें क्या चेंजेस हैं, क्या वेजेस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, तो वो हम इलास्टिसिटी जिस भी वर्ड के साथ, इकोनॉमिक्स के वर्ड के साथ जोड़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में टर्म आ जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन एटसेट्रा। तो कभी भी ये डेफिनेशन जब भी पूछा जाए व्हाट इज इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी का मीनिंग होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ चेंज और रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स ऑफ वन थिंग ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। वेरिएबल एक भी हो सकता है, वेरिएबल बहुत सारे भी हो सकते हैं। टीचर के समझाने से, पेरेंट के समझाने से आपके बिहेव में कोई चेंज आया, इट मीन्स योर बिहेवियर इज इलास्टिक नॉट एडामेंट। एडामेंट नहीं है, आपका बिहेवियर क्या है, इलास्टिक है, एडजस्टेबल है, आप उनके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, अपने को चेंज कर रहे हैं। तो इलास्टिक होना बड़ा जरूरी है लाइफ के अंदर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पहले जो कंसेप्ट डेवलप किया है एल्फ्रेड मार्शल, उनका टाइम पीरियड है 26 जुलाई 1842 टू 13 जुलाई 1924 इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि लिखी गई 1890 के अंदर। इस बुक में उन्होंने जिक्र किया, इसका क्या बता रहे हैं, मेजर्स, ये क्या इलास्टिसिटी क्या ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड मीन्स वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट। तो जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने बताना है रिस्पॉन्सिवनेस और चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस और चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स ड्यू टू चेंज इन डिमांड फैक्टर्स। जो फैक्टर्स जिन पर डिमांड डिपेंड करती है उनमें परसेंटेज चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज है, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके लिए फंक्शन पढ़ना बड़ा जरूरी है। जब ये आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन की शुरू करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताने के बाद इसकी लिमिटेशन बतानी है कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ये नहीं बता सकता कि कितने परसेंट चेंज आएगा डिमांड में ड्यू टू गिवन चेंज इन प्राइस। तो उसके लिए हमें नए कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग बताएंगे, फिर आप लिखेंगे इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके टाइप्स क्या हैं। तो वो पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको डिमांड फंक्शन के बारे में। तो डिमांड जो है पहले पढ़ चुके हैं, डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन से हैं, प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, वेदर कंडीशंस, फैशन और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब इनमें साइमल्टेनियसली चेंज आने से जो डिमांड में चेंज आता है उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहें, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है। अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट इफ देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये प्राइस इलास्टिसिटी आ जाएगी, ठीक है। कोई इसको ई पी लिखता है, ई डी भी लिखा होता है, और इसको हम जो है ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, पी ई टी ए, ईटा। एन को थोड़ा बढ़ा के ऐसे लिखते हैं और यहाँ लिखा जाता है, डी भी लिखा जाता है, पी लिख दो आप, प्राइस इलास्टिसिटी। तो जब प्राइस में चेंज आने से सिर्फ और सिर्फ डिमांड में चेंज आएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स आर मेनी कांस्टेंट, प्राइसेस सेम रहें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो जाएं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं,
कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री, इनमें चेंज आने से अगर इसमें चेंज आता है इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ, क्रॉस के लिए क्या करेंगे, सी लिख देंगे आप, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस में टू गुड्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापित वस्तुएं। प्रतिस्थापित वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, उनमें उनके प्राइसेस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है, उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टाइप्स बता रहा हूँ। बाकी सारे फैक्टर आपके कांस्टेंट रहें, उनके कांस्टेंट रहने से ये प्राइसेस ऑफ सेम कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो कंज्यूमर की इनकम जो है इसमें चेंज आने से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसमें अगर चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको कह देंगे प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपका इनकम इलास्टिसिटी आ जाएगी। इनकम में चेंज आने से डिमांड में जो चेंज आता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस तरह से जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब बीकॉम के स्टूडेंट है, एमबीए में जाके एक और टर्म पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आने से जो डिमांड में चेंज आता है उसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्यों किया जाता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो एड पर खर्च तभी करेंगे जब उनको पता लगेगा कि डिमांड में चेंज होगा। सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अगर ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया प्रोडक्ट का यहाँ पर इस पॉइंट पे, उसके बाद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फीचर्स बदल दी जाती हैं प्रोडक्ट की। तो कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया जाए कि लोगों की डिमांड में चेंज आ जाए, लोगों के बिहेव में चेंज आ जाए, तो हम उससे मेजर करते हैं। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 20% किया और डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, तो ये मैनेजर को, ये वाला टूल मैनेजर को सुजेस्ट करेगा, एमबीए स्टूडेंट्स को सुजेस्ट करेगा कि अब हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को चेंज करना चाहिए। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, थोड़ी देर बाद मोबाइल के फीचर्स बदल देती हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ी के जो फीचर्स बदल देती हैं। जितनी भी ये चेंजेस आ रही हैं इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट जल्दी आता है, फीचर्स बदल दो तो लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे, उसके बाद ऐड करो तो लोग और ज़्यादा डिमांड करते जाएंगे। तो ये इसकी टाइप्स हैं, ये आगे टाइप्स लिखी हुई हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल जिससे डिवाइड करते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक एक वेरिएबल से करते जाएंगे। फर्स्ट प्राइस से किया है तो इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ईपी। अगर हम रिलेटेड गुड्स को करते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, ईसी। अगर हम इनकम से देखते हैं तो उसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप एडवर्टीजमेंट से करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी डिमांड, ईए। तो इसकी टाइप्स हैं, ये टाइप्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे आगे। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पूछा जाए इलास्टिसिटी, तो आपने बताना है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर वेरिएबल। अभी इकोनॉमिक्स की टर्म नहीं है, जब इकोनॉमिक्स में आएगी तो ये डिमांड के साथ जुड़ेगी या सप्लाई के साथ, तो फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आप बताएंगे डिमांड में चेंज ड्यू टू इट्स डिटर्मिनेंट्स। अगर प्राइस इलास्टिसिटी पूछा जाता है इट मीन्स ये इसकी वन टाइप है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने से अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये बहुत जरूरी है, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं अगर वो सारे के सारे कांस्टेंट रहें, उनके कांस्टेंट रहने से द रिस्पॉन्स और चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी में चेंज आने से अगर इसमें चेंज आता है तो हम इसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अदरवाइज हम नहीं कहेंगे। इट इज मेजर्ड एज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इफेक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉस्ट। तो मैंने अभी बताया जिससे हम डिवाइड करते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में कॉज आएगा, न्यूमरेटर क्या होगा, इफेक्ट होगा। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो जो ऊपर लिखा जाता है वो इफेक्ट है, कॉज नीचे है। डेरिवेटिव की फॉर्म में बात करें तो हम लिखते हैं
डी क्यू अपॉन डी पी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में चेंज आने से वाई में क्या चेंज आया, डेरिवेटिव का मतलब ये होता है। यहाँ हम लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी पी, यहाँ लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी में चेंज आने से क्यू में क्या चेंज है, तो इफेक्ट एंड कॉज आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस, प्राइस में रिलेटिव चेंज आने से कितने परसेंट चेंज आया, तो उसमें कितने परसेंट चेंज क्वांटिटी में है। इस रेशियो को बताने वाले मेजर को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ये सारा का सारा डेफिनेशन बतानी है आपने, राइट अप करनी है उसमें नोट्स के अंदर। क्वांटिटी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, कितने परसेंट चेंज आया, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। इट इज क्वांटिटेटिव। अगर डिफरेंस पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड, तो आप बताएंगे लॉ ऑफ डिमांड इज ए डायरेक्शनल चेंज, इट शोज डायरेक्शनल चेंज, क्वांटिटी इलास्टिसिटी क्या बताता है, परसेंटेज चेंज, और वो क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ये कॉज एंड इफेक्ट है, वो जस्ट डायरेक्शनल है और कुछ नहीं बताता हमें, इनवर्स रिलेशन बताता है और डायरेक्शनल बताता है। ये क्वांटिटेटिव, यहाँ इनवर्स के लिए यहाँ भी आएगा, नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन ये क्वांटिफाई कर देता है कितने परसेंट चेंज आए। तो फॉर्मूला लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का, रिटर्न करना है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 ओवर चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, और करके लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी, इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, ये 100 और 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 आपस में कैंसिल होंगे, ये वाला इसके साथ, तो ये इधर आके ऊपर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये चेंज प्राइस ऊपर चला जाएगा, क्वांटिटी जो है चेंज इन प्राइस नीचे आ जाएगा। इसका ये फॉर्मूला, इसको अगर हम सिंबल्स में लिखें तो सिंबल्स में कैसे लिखा जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी, साथ में मैंने नेगेटिव साइन यूज़ किया है। नेगेटिव साइन जो है वो वैल्यू नेगेटिव नहीं बताता, जस्ट ये बताता है कि रिलेशनशिप नेगेटिव है प्राइस का और डेल्टा क्यू, चेंज को क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू एक्स, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स का मतलब है डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी क्यू एक्स, इसमें चेंज नहीं है, क्यू एक्स आ गया, और यहाँ लिखा है डिवाइडेड, तो मैंने ये डिवाइडेड किया, इसके साथ मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, तो डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, ओरिजिनल प्राइस। इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, साइन एज इट इज, साइन वैल्यू नहीं शो करेगा नेगेटिव, साइन शो करेगा नेगेटिव रिलेशनशिप है। डेल्टा क्वांटिटी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, अब ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो रिवर्स होगा, पी अपॉन डेल्टा पी आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन फॉर्मूला आ गया प्राइस इलास्टिसिटी का। तो डेफिनेशन आगे क्या है ये बताइए, देखो एग्जांपल से हमने शो किया है। फर्स्ट एग्जांपल ये है, फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बाय 20%। अगर प्राइस 20% फॉल करता है, फॉलोड बाय राइज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी 20% प्राइस फॉल किया, 20% डिमांड राइज करके, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे 20% डिवाइडेड बाय, ये क्या है, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 20% क्वांटिटी डिमांडेड राइज किया है, माइनस मैंने किया है 20% फॉल के साथ साइन नेगेटिव आ गया, तो आपकी नेगेटिव जो कैंसिल वैल्यू क्या आ गई 1, अदरवाइज नेगेटिव साइन। मॉडुलस वैल्यू भी लेते हैं, अगर यहाँ मॉडुलस वैल्यू लेंगे, साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू ले जाएगी और ये अपने आप वैल्यू क्या होगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू यूनिटरी ही आएगी। तो यूनिटरी का मतलब है, अगर साइन यहाँ लगाएं भी तो यूनिटरी का मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड इज इक्वल टू ईच अदर, यूनिटरी इलास्टिक आ गया, बराबर है दोनों में चेंज। अब ये किसने बताया बराबर चेंज है, ये जस्ट इलास्टिसिटी ने बताया। अगर लॉ डिमांड होता तो वो कहता है कि प्राइस के फॉल करने से डिमांड राइज कर रही है, प्राइस के राइज करने से डिमांड फॉल, प्राइस के फॉल करने से डिमांड राइज करे, कितने परसेंट, ये नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है, राइज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी फ्रॉम 30 to 60, कितने बढ़ गया,
30 से 60 प्राइस राइज किया, क्वांटिटी फॉल कर रही है कहाँ से, 100 से 50। कैलकुलेट करें आप, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कितने परसेंट चेंज हुआ। अब क्या है Q1 का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, सॉरी आफ्टर चेंज 50 यूनिट आ गई, 50 आ गई। इनिशियल क्या थी Q0, Q0 100, तो 100 से ओरिजिनल क्या थी 100 थी, तो ओरिजिनल 100 है, Q0 आ गया, और जो चेंज आया उसको Q1 बोलेंगे, 50 आ गया। प्राइस इनिशियल क्या था जो प्राइस P1 है आफ्टर चेंज 60 है, इनिशियल प्राइस क्या है 30 है, आफ्टर चेंज क्या है 60 आ गया। तो इस फार्मूले में हम यूज़ करेंगे जब हम डेल्टा Q कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा Q कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, Q1 माइनस Q0, जो आफ्टर चेंज है उसमें से बिफोर चेंज वो माइनस कर दिया जाता है, 50 माइनस 100 माइनस 50 आ गया। ऐसे ही डेल्टा P कैलकुलेट करेंगे तो P1 माइनस P0 करेंगे, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 आ गया। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन, तो हमने क्या लिखा, डेल्टा Q अपॉन P डिवाइडेड बाय P अपॉन आगे पास डेल्टा P आ गया। ये आपका ओरिजिनल Q है, ये आफ्टर चेंज है, इसको डेल्टा Q बोलेंगे, ये डेल्टा P, तो इसको कैलकुलेट वैल्यू करके कितनी आई 0.5, तो 0.5 ये वैल्यू आपस में माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो वैल्यू कितनी 0.5 शोज लेस देन 1। तो इलास्टिसिटी क्या है, लेस इलास्टिक है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं आए। इस तरह से एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो ये कैलकुलेट करने हैं, बिफोर चेंज जो होता है Q0 होता है, आफ्टर चेंज Q1, बिफोर चेंज P0, और डेल्टा Q करना है तो Q1 माइनस Q0, डेल्टा P करना है P1 माइनस P0। आ गया जी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज का मतलब होता है हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू गिवन परसेंट चेंज इन प्राइस। कितने परसेंट है, वो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, कितने परसेंट है, इक्वल आता है प्राइस के। अगर प्राइस और क्वांटिटी में इक्वल आता है तो हम कहते हैं यूनिटरी, इक्वल टू 1 है। लेस आता है तो लेस इलास्टिक, मोर आता है तो मोर इलास्टिक, अनलिमिटेड इन्फिनिटी आता है तो उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक है। अगर कोई चेंज नहीं आता तो हम कहते हैं जीरो इलास्टिक है। तो इस तरह से इसकी डिग्रीज बन गई हाउ मच चेंज। तो प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रीज हैं, फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, इसमें जो डिमांड कर्व है फीचर बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये आपका ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इस तरह से एक्स एक्सिस के बराबर, वर्टिकल वाई एक्सिस के बराबर होता है, पैरेलल होते हैं। तो ये आपका जो है ये पार्ट ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये डिमांड कर्व जो इस तरह से आएगा, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इलास्टिसिटी कितनी आएगी, इन्फिनिटी के इक्वल आएगी, मेजर करेंगे आप इन्फिनिटी के इक्वल। इसमें क्या अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी कैन बी परचेज्ड एट गिवन प्राइस। आपका प्राइस ये वाला है, इस प्राइस पर क्वांटिटी इतनी थी, प्राइस के थोड़ा सा फॉल करने से क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ तक हो सकती है ऐसे। तो हम क्या जैसे शो करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ आगे इस ऐसी जब शेप बनेगी तो डिमांड कर्व हमारा परफेक्टली इलास्टिक आ जाएगा। तो इसकी फीचर है परफेक्टली इलास्टिक होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है, और वेरी स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस वुड रिजल्ट जीरो। थोड़ा सा प्राइस के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी यहाँ से आगे जीरो भी हो सकती है। तो ये इसकी फीचर है, वेरी स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस वुड रिजल्ट इन जीरो क्वांटिटी डिमांड। तो इसमें प्राइस थोड़ा सा राइज करने से डिमांड जीरो हो सकती है, प्राइस फॉल करने से डिमांड अनलिमिटेड हो सकती है, इसलिए इसको कहते हैं इन्फिनिटी है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी, इसलिए डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वर्टिकल होता है तो हम कहते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये फर्स्ट इसकी डिग्री है। सेकंड है बिल्कुल ऑपोजिट, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें वर्टिकल डिमांड कर्व होगा, प्राइस के चेंज आने से डिमांड में कोई चेंज नहीं है,
इसमें कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और कमोडिटी ड्यू टू एनी चेंज इन प्राइस। प्राइस राइज करे फॉल करे, डिमांड में कभी भी चेंज नहीं आएगा। ये प्राइस राइज कर रहा है तो डिमांड कितनी है, जस्ट सेम इतनी है। अगर प्राइस फॉल करता है तो भी डिमांड कितनी है, उतनी है, क्यू है, कोई चेंज नहीं है। तो कई बार नेसेसिटी गुड्स में क्या होता है, जितनी हमें ज़रूरत है, हम घर में सॉल्ट लेके आते हैं, जितनी प्राइस राइज करे फॉल करे, ये नहीं है कि प्राइस राइज करेगा हम नमक खाना छोड़ देंगे, प्राइस फॉल कर दे हम सिर्फ नमक ही खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जितनी चीज़ हमें ज़रूरत है, मेडिसिन हैं, जितनी ज़रूरत है हम उतनी लेंगे। मेडिसिन के प्राइस बढ़ें तो भी हमें परचेज़ करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सस्ती हो गई है तो चलो बुखार की दवाई खा लेते हैं और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उतनी ही क्वांटिटी लेंगे। नेसेसिटी गुड्स में ये क्या हो जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक आ जाएगा। बहुत प्राइसेस बहुत बढ़ भी जाएंगे तो भी हमें परचेज़ करनी पड़ती हैं, तो डिमांड में कोई चेंज नहीं है। इन टू एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में 3 पार्ट्स और आते हैं। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट को ले लो, उसमें जो रेक्टेंगल बनता है उसका जितना भी एरिया है वो किसी दूसरे पॉइंट के रेक्टेंगल के बराबर आता है। जब दोनों एरियाज, ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल आएगा तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। इलास्टिसिटी यहाँ पर भी 1 है और इलास्टिसिटी हमेशा इस पे 1 ही रहती है क्योंकि एरिया इक्वल है। एरिया तब इक्वल होगा जब क्वांटिटी और जो चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड जो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ लिखा है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। दोनों इक्वल है, जब दोनों इक्वल हैं तो एरिया इक्वल आएगा, एरिया इक्वल होगा तो हमेशा इलास्टिसिटी इक्वल आएगी। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट विद राइज इन प्राइस। प्राइस राइज करता है 10%, क्वांटिटी 10% डिक्लाइन करके टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही रहा। प्राइस 10% फॉल करेगा, क्वांटिटी 10% राइज करेगी, टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 व्हेन द एरिया बिटवीन बिलो 2 पॉइंट्स रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं, मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रिलेटेड टू प्राइस। डिमांड कर्व इज फ्लैटर, तो ये फ्लैटर हो जाता है। यहाँ देखो इस एरिया को अगर हम देखें, ये एरिया आपका, इस एरिया को देखें तो डिमांड का जो एरिया है, ये वाला डिमांड का एरिया प्राइस के एरिया से ग्रेटर है। डिमांड का एरिया प्राइस के एरिया से ग्रेटर है, इट मीन्स डिमांड में मोर चेंज है रादर दैन चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में रिलेटिवली कम चेंज है तो प्राइस के थोड़ा सा बढ़ने से डिमांड ज़्यादा कम हो जाए। प्राइस के राइज करने से डिमांड में परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज डिक्लाइन, परसेंटेज डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन प्राइस। तो ये क्या है, मोर इलास्टिक। अगर ये कम चेंज होता तो ये लेस इलास्टिक हो जाता। नेक्स्ट में क्या आएगा, लेस इलास्टिक होगा। इसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट हम मेजरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद फॉल इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विद राइज इन प्राइस। प्राइस अगर राइज करता है, प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज विद फॉल। प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर नेगेटिव रिलेशन। प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा तो मैं क्वांटिटी को 10% प्राइस बढ़ा और 20% क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, कम। तो फॉल करता है, राइज करेगा फॉल करने के साथ, और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा राइज करने के साथ। नेगेटिव रिलेशन होता है कब, जब मोर इलास्टिक है। याद रखना जब मेजरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ही। तो नेगेटिव रिलेशन कब है, मोर इलास्टिक में। लेस इलास्टिक में क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर दोनों में, प्राइस में टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप क्या आएगा, सेम आ जाएगा, एक साइड में आएगा। ये प्राइस राइज करता है, टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज करता है। क्यों, क्योंकि हम कमोडिटी क्वांटिटी को कम नहीं कर पा रहे। प्राइस ज़्यादा चेंज हो, क्वांटिटी कम चेंज हो रही है, इट मीन्स ये रिलेटिवली
नेसेसरी गुड्स का केस हो सकता है, प्राइस के बढ़ने से हम थोड़ा कम करेंगे लेकिन बहुत नहीं करेंगे, तो डिमांड कर्व लेस इलास्टिक होगा। ये लिखा है स्टीपर, स्टीपर का मतलब होता है एक शार्प एकदम नीचे गिरना, और फ्लैटर का मतलब होता है धीरे धीरे। ये वैल्यू देखो, ये मोर स्लोप है, इसकी स्लोप लेस आ गई, तो प्राइस में चेंज ग्रेटर होगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, और एक्सपेंडिचर और प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस में सेम रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन आ जाएगा, और मोर इलास्टिक में नेगेटिव है। ये इसकी डिग्रीज हैं, और टोटल जो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा वो क्या है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की डिग्रीज। इसके बाद हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को मेज़र कैसे करते हैं, इसके क्या मेथड्स हैं, नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। Thanks and have a nice day. Stay at home. Stay safe. Bye bye. Thank you. Thank you very much.